Hi everyone. So a lot of you were asking for an ancient history video and here we are based upon your request with the ancient history video. So 1 घंटे में हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे एंड साथ ही इनके रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो भी यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, इन पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए ना जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने हाईलाइट कर दी हैं एंड मैं बता दूंगा जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रटने वाली होती हैं। जैसे इसमें वो साइट्स पूछता है, पेयर्स पूछता है उसके, ठीक है, तो उन पर हम फोकस करेंगे। एंड इसके बाद हम चलेंगे अपना अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इनके डिफरेंसेस बहुत जरूरी हैं, उससे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं उसने प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर होगा हमारा राइज ऑफ महाजनपद, आ जाएंगे 16 महाजनपद और कैसे मगध रोज टू पावर, मगध की कौन सी डायनेस्टीज थी, कैसे नंदास को हराया अपना मौर्याज ने, फिर हमारे आए मौर्य रूल, ठीक है। तो जिसमें जो चीजें याद रटनी है, इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं वहीं पर बता दूंगा, उन्हें अच्छे से रट लेना। फिर मौर्यस के बाद हम चलेंगे कैसे हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, उसमें स्पेसिफिकली हमारे इंडो ग्रीक्स जो हमारी आउटसाइडर्स आए, किंग मिनांडर। फिर आता है हमारा गुप्तास गोल्डन एज, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। एंड लास्टली हम खत्म कर लेंगे इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड, स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अपना हर्षवर्धन पे, ठीक है। सो इसी वीडियो में हमारी पूरी एंशियंट हिस्ट्री 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। एंड इस वीडियो को तुम्हें क्या करना है, ये जो नोट्स दिए हैं पहले इन सबको रेफर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जो चीजें अंडरलाइन हाईलाइट की हैं वो बहुत जरूरी रहने वाली हैं, वो रटनी है, वो बता दूंगा क्या क्या रटना है। और इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार 1.5 या 2x पर जरूर देख लेना, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एंशियंट हिस्ट्री। अब वहां वो एंशियंट हिस्ट्री में नए क्वेश्चंस बनाएगा, पूछेगा। डोंट वरी, वो क्वेश्चंस मुश्किल होंगे तो सबके लिए मुश्किल होंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सब इसी के बेसिस पर कवर हो जाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन एंड ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, ठीक है। सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले चलते हैं अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है हमारा स्टोन एज। सो इस पीरियड के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, ठीक है। अब ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। अब यूपीएससी यूजुअली इससे क्या पूछता है, इनकी साइट्स पूछता है कि साइट्स बता दो और शेड बता दो, पेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो करेक्टली मैच है या नहीं, ठीक है। तो फटाफट 2 मिनट में फीचर्स देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट साइट्स याद रखनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ये ओल्ड स्टोन एज होती है। अब इनिशियली कैसे थे लोग, क्या एक्टिविटीज करते थे, देवर नोमैडिक, हंटर गैदरर्स थे, केव्स, रॉक शेल्टर्स, इनमें रहते थे, ठीक है। और जो हमारी इससे रिलेटेड पेंटिंग्स होती थी, रॉक पेंटिंग्स, वो हमने आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में पढ़ा था, वो है हमारी भीमबेटका केव। सो भीमबेटका किधर है, एमपी में, याद रखना। तो हमारे जो टूल्स थे प्राइमरली देवर मेड ऑफ हार्ड रॉक या क्वार्टजाइट एंड इसीलिए पेलियोलिथिक मैन को बोलते थे हम क्वार्टजाइट, ठीक है। फिर आता है इसके बाद हमारा मीसोलिथिक एज। सो ये है ट्रांजिशन बिटवीन पीलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो फेज है वो है मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ। अब इसमें क्या हो गया, तो हमारे जो पहले स्टोन के टूल्स बनाते थे ना वो ऐसे, अब वो टूल्स और ज्यादा शार्प हो गए, छोटे हो गए, प्रिसाइज हो गए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वो टूल्स जो स्टोन के टूल्स थे वो एडवांस होते गए, प्रिसाइज होते गए, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोलिथ। तो टाइनी टूल्स विथ शार्प एजेस। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर फिशिंग पे फोकस हो गया एंड डोमेस्टिकेशन का भी एक अर्ली फेज इसमें शुरू हो चुका था। एंड हमारी जो साइट है सबसे इंपॉर्टेंट, बागोर इन राजस्थान, वहां पर हमें एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन का, ठीक है। तो अर्ली यहाँ डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी थी, जो फिर आगे जाकर फुल फेज डेवलप हुई नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, नियोलिथिक का मतलब होता है नियो यानी न्यू, न्यू स्टोन एज। तो अब यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर शुरू हो गया। तो यहाँ अभी तक क्या चल रहा था, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया, वीट, बार्ले, राइस उगाना शुरू कर दिया एंड फुल फ्लेज डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई, कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा की, ठीक है। तो अर्ली फेज में माना जाता था प्राइमरीली डॉग से शुरुआत हुई थी। स्टिल इट इज सेड कि डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फिर पोट्री आ गई यहाँ पर। अब इनकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स याद रखनी है वो देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो हमें पता होना चाहिए वो है बुरजाहोम। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, बुरजाहोम एंड गुफक्राल, ठीक है। गुरफ्राल एंड बुरजाहोम है हमारी जम्मू कश्मीर। यहाँ क्या मिली है हमें, पिट ड्वेलिंग्स। तो ये पिट में अपने घर खोद कर बनाकर रहते थे।
फिर अनदर इम्पोर्टेंट साइट इज़ चिरांड बिहार में, ठीक है? तो ये सब हमारी साइट्स पूछेगा, किससे लिंक्ड है? तो ये सब बोल देगा कि क्या ये इंडस वैली साइट्स हैं? क्या ये पोर्ट्स हैं? तो नहीं, ये सब क्या है हमारी? ये हमारी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, ठीक है? तो ये हमेशा जो मैंने हाइलाइट की है ना चीज़ें, वो ज़रूर रट लेना, याद कर लेना। वो बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं। फिर आती है हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स और उसपे क्या मिला। अब जिसमें जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, वो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है वो। भीमबेटका हमें पता है, रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग सब कुछ मिला था वहाँ पर। उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंस आती है, वो है इनाम गाँव। तो इनाम गाँव में आगे बताऊँगा, वो है चालकोलिथिक पीरियड की साइट। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। फिर मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बट इट इज़ इन प्रेज़ेंट डे पाकिस्तान में है मेहरगढ़। उसके अलावा बैगोर राजस्थान और आदमगढ़, जहाँ बताया था ना बैगोर, सो बागोर और आदमगढ़ में हमें मिला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फिर चिरांड बिहार में हमें बताया था क्या मिला है, वहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि हमारे जो स्कल्पचर्स एक्सेट्रा हैं, उसमें सर्पेंट्स की फिगर्स भी मिली हैं, जिसकी वजह से इट इज़ बीइंग एस्टिमेटेड कि वहाँ पर सर्पेंट कल्ट वर्शिप करते थे। फिर पिट ड्वेलम्स हैं बुरज़ाहोम, गुलकराल, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? तो ये जो स्टार मार्क की हुई हैं, ये ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा नेवासा, अतरंजी खेड़ा, कोलदीवा, ये क्या है हमारी? ये भी प्री हिस्टोरिक साइट्स है। अगर उसने पूछा तो मार्क कर देना, ठीक है? अब ये हो गया हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसके बाद आता है हमारा चालकोलिथिक एज। चालको क्या मतलब होता है? कॉपर एज। तो अभी तक हम क्या थे? अभी तक हम स्टोन पर डिपेंडेंट थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉपर, मेटल की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है? तो ये पहली मेटल एज है, एंड चालकोलिथिक पीरियड में ही हमारा बीच में हड़प्पन कल्चर भी शुरू हो जाता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक एज, ठीक है? सो क्या फीचर्स हैं चालकोलिथिक के? यूज ऑफ कॉपर टूल्स थे हमारे, पेंटेड पॉटरी आनी शुरू हो गई, ब्लैक एंड रेड वेयर, और हमारी वैसे ही जो इकोनॉमी थी वो एक्सपैंड करनी शुरू हो गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो है, वो है हमारी इनाम गांव। ये है महाराष्ट्र में साइट। यहाँ पर हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि हमें ये कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले, फिर हमें पॉटरी मिली, और ये बुरियल्स देखने को भी मिले, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप है अर्न बुरियल्स, ठीक है? अब ये अर्न्स होते हैं ना, सबको पता है अर्न क्या होता है। तो अर्न में पहले क्या करते थे, एविडेंसेस डालते थे, फिर उसको बरी करते थे। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ अर्न बरियल्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें, ठीक है? एंड हमारी टेराकोटा की फिगर्स भी मिली है यहाँ से, क्लियर? तो ये हो गई थी हमारी चालकोलिथिक एज शुरू। यहाँ पर स्टोन के साथ साथ अब हम मेटल भी यूज करने लगे थे, ठीक है? अब इसी में हमारी स्टार्ट हो जाती है चालकोलिथिक में ही अर्ली पार्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इन सब के ना, ये जो 2000 से 700 बीसीई अप टू 10,000, 8,000, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बीसी कितना ईयर था, कब तक था, वो नहीं पूछता। हमें बस क्रोनोलॉजी समझनी है, क्रोनोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन आ जाते हैं। अब इंडस वैली में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? इंडस वैली में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनकी इम्पोर्टेंट साइट्स, वो आगे मैं बता दूँगा किसमें क्या याद रखना है, रखना है, ठीक है? और कुछ स्पेसिफिक उसके फीचर्स। बाकी इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हमने एक बार डिटेल में पढ़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, बट यहाँ भी उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे फटाफट। सो इंडस वैली क्या थी, क्या फीचर्स थे? एडवांस टाउन प्लानिंग थी, और हमारी जो पहली साइट एक्सकेवेट थी, वो थी हड़प्पा। और किसने की थी? ये रटना है, दयाराम सानी जी ने की थी हड़प्पा, ठीक है? सो यहाँ पे हमें क्या फीचर्स थे? अर्बन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड्स में सिटीज देखने को मिलती हैं, भले ही स्मार्ट सिटीज मिशन में, अमृत मिशन में मिले ना मिले, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। एक्सटेंसिव ड्रेनेज, ग्रेनरी, सब कुछ था, ठीक है? आज भी हमें इनसे सीखने को मिल रहा है। फिर आर्किटेक्चर अभी आगे देख लेंगे। ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड मिले हैं हमें, ग्रीनरीज मिली हैं, ब्रिक, कैसे हमारे हाउसेस किससे बनते थे? बर्न ब्रिक हाउसेस थे। फिर जो टाउन्स थे ना, वो हमारे डिवाइडेड थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। सिटाडेल था हमारा फोर्टिफाइड एरिया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, और लोअर टाउन था हमारा कॉमन मैन के लिए, रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज। फिर जो इनकी स्क्रिप्ट थी, वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, याद रखना। अभी तक अनडिसाइफर्ड है। रोज कोई ना कोई आकर क्लेम करता है कि मैंने कर ली, बट अभी तक नहीं हुई। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस अ प्राइज, इसके लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि कर दिखाओ, और 1 मिलियन या 10 मिलियन कुछ का था कि ले जाओ।
फिर आता है हमारा इकोनॉमी, तो प्रीलिम्स के बाद टाइम मिलेगा तो इसको कर देखना। फिर आता है इकोनॉमी कैसी थी उनकी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर लेते, बहुत सारी क्रॉप्स उगती थी, ट्रेड वेल डेवलप्ड ट्रेड सिस्टम था उनका, जिसमें वो सील्स, वेट सब कुछ यूज़ करते थे एंड गल्फ और मेसोपोटामिया के साथ भी हमारी ट्रेड थी एंड बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस होता था एंड अपने वही गोट्स, बफेलो, शीप एटसेट्रा सब डोमेस्टिकेटेड करते थे। अब सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हमने समझनी ज़रूरी है उनकी, ठीक है? अब रिलीजन कैसा था वहाँ पर? नो टेम्पल्स और किंग्स वर फाउंड, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई टेम्पल नहीं थे। बट क्या वो वर्शिप करते थे? यस, तो सोसाइटी क्या थी हमारी? सेक्युलर सोसाइटी थी एंड एलिमेंट्स ऑफ वर्शिप वर क्लियरली प्रेजेंट देयर। जैसे दे वर्शिप प्रोटोशिवा, पशुपति शील, बहुत जगह पर हमें प्रोटोशिवा देखने को मिले हैं। फिर मदर गॉडेस के हमें स्टैचूज मिले हैं, उनको वर्शिप करते थे। ऐसे ही वो योनि वर्शिप भी करते थे, ठीक है? फिर हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर जैसे फायर, अर्थ, वाटर, इन सबको भी दे आल्सो यूज्ड टू वर्शिप। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, वो वर्शिप करते थे चीज़ों को, बट कोई टेम्पल्स नहीं मिले हमें वहाँ पर। फिर ये वर मोस्टली पीसफुल पीपल, नो एविडेंस ऑफ वॉर्स, चैरियट्स, वेरिएट्स कुछ नहीं मिला। वो पूछा है उसने प्रीलिम्स में, पीवाईक्यूज़ में देखेंगे एंड वो सब चीज़ें हमें नहीं मिली एंड उनको सभी मेटल्स पता थे एक्सेप्ट कौन-सा मेटल? आयरन मेटल। आयरन कब आया? आयरन आएगा हमारा लेटर वैदिक पीरियड में, जो अभी हम आगे देखेंगे। ध्यान रखना कि इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। गोल्ड, सिल्वर, लापिस lazuli सब यूज़ करते थे बट आयरन यूज़ नहीं करते थे। ठीक है? अब इनकी हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन-कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले आती है हमारी हड़प्पा, दयानंद सैनी जी वाली। तो हड़प्पा में हमें ग्रेनरीज़ मिली, फिर सील्स मिली। उसके बाद आती है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में मिला हमें ग्रेट बाथ और और क्या मिला हमें? ये था हमारा ग्रेट बाथ। और क्या मिला? डांसिंग गर्ल फिगर, ये वाली। तो हमें डांसिंग गर्ल की फिगर भी वहीं से मिली और पशुपति फिगर, पशुपति शील भी मिली हमें वहां से। उसके अलावा ढोलावीरा, ढोलावीरा किस लिए इंपॉर्टेंट है? ढोलावीरा में हमारा लार्ज वाटर रिजर्वॉयर्स, याद रखना जब भी वाटर रिजर्वॉयर की बात होगी तो आ जाएगा ढोलावीरा। फिर स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर, आईपीएल होता था वहां पर, वहां भी चेन्नई सुपर किंग्स हारती थी, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा साइन बोर्ड विद इंस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक साइन बोर्ड्स थे एंड सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग, जैसे हमने देखा ना यहाँ पर सिटाडेल, लोअर टाउन, वो सब चीजें देखने को मिली कहाँ पर? डायरेक्टली ढोलावीरा में। तो वाटर रिजर्वायर, स्टेडियम, साइन बोर्ड, ये सब कहाँ है? ढोलावीरा, याद रखना। और ढोलावीरा कहाँ है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ गुजरात में। ऐसे ही लोथल, लोथल भी गुजरात में है। किधर है? सागर किनारे, अरेबियन सी किनारे। तो लोथल में क्या मिलेगा? डॉकयार्ड मिलेगा, ठीक है? गल्फ ऑफ कम्बच से कनेक्ट करता है, लोथल में मिला है डॉकयार्ड। फिर राखी गढ़ी किधर है? राखी गढ़ी है हमारी हरियाणा में। अब इनकी जिस जिसकी मैं स्टेट बता रहा हूँ उनकी स्टेट याद रखनी पड़ेगी। सो राखी गढ़ी इज इन हरियाणा, ये है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। फिर वेयर इज कालीबंगन? कालीबंगन ये रहा, कालीबंगन है हमारा राजस्थान में। कालीबंगन में क्या मिला है? प्लॉट फील्ड पैटर्न्स, स्पेसिफिक प्लॉट फील्ड मिली हैं, डेकोरेटेड बैंगल्स और फायर अल्टार्स, जो मैंने बताया था ना कि वो फायर वर्शिप करते थे, वाटर अर्थ भी वर्शिप करते थे, तो फायर अल्टार्स मिले हैं हमें यहाँ पर। उसके अलावा बेसिक साइट्स, अब इनका बस नाम याद रख लेना, चन्नू धारो, बन्नावली, सुरकोतड़ा, कोटडीजी, ये क्या है? ये सब हमारी इंडस वैली की साइट्स हैं। सुरकोतड़ा में हमें एविडेंस ऑफ हॉर्स बॉन्स मिले थे बट यूपीएससी ने अपना जो पीवाईक्यू है उसमें माना नहीं हॉर्स वाली बात की, उनको पता था हॉर्स, ठीक है? सो सुरकोतड़ा में हमें मिले थे एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स भी मिले थे। तो ये सब वो पूछ सकता है कि राखी गढ़ी, कालीबंगन, चन्नूधारो, बन्नावली, ये सब क्या है? कोट डीजी, ये सब हमारी इंडस वैली की साइट्स हैं, ठीक है? सो जिसमें ये हाईलाइट किया हुआ है उसकी लिंक चीज जरूर याद रख लेना, बाकी बस साइट्स का नाम रख लोगे, याद रख लोगे तो हो जाएगा एंड इनकी स्टेट्स याद रख लेना, इन चारों की, ठीक है? अंडरस्टूड कर लोगे। अब ये सारी साइट्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आती है हमारी डायमाबाद। अब डायमाबाद को कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस वैली की साइट है, कुछ लोग नहीं मानते, इसको डिस्प्यूटेड है, पर डायमाबाद में भी हमें ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जैसे एलिफेंट, बुल, राइनो एक्सेट्रा। क्लियर? फिर अब ये आर्ट एंड कल्चर में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, बट स्कल्पचर्स फिर भी एक बार देख लेते हैं। पशुपति स्कील मिली थी, उसमें क्या होता था? ऐसे प्रोटोशिवा विद सराउंडिंग उनके एनिमल्स होते थे। कौन कौन से एनिमल्स थे इसमें? बताया था, टाइगर, एलिफेंट, अपना राइनो, बफलो और नीचे हमारे डियर रहते थे या एंटलप्स रहते थे। और
यूनिकॉर्न जैसा एनिमल भी वो वर्शिप करते थे। अब इस सील का पर्पस क्या होता था? वो इसको आइदर ट्रेड के लिए यूज़ करते थे या फिर ताबीज़ की तरह, एमुलेट्स की तरह पहनते थे उनको। फिर मोदी जी का स्कल्पचर भी मिला, बियर्डेड पीस, वो भी मोहनजोदारो से मिला। ऐसे ही लॉस्ट वैक्स टेक्नीक यूज़ करते थे जिसे हम बोलते हैं सर्पैद्यू। तो ये हमें मिला था डांसिंग गर्ल का स्टैचू मोहनजोदारो से। ठीक है? लॉस्ट वैक्स टेक्नीक सर्पैद्यू में क्या होता है? वैक्स का बना देते हैं स्ट्रक्चर, क्ले से कवर कर देते हैं, मेल्ट करते हैं, होल से बाहर आ जाती है वैक्स, फिर क्या करते हैं, कवर करते हैं और उसमें हम ब्रोंज़, जो हमारा होलो मोल्ड बन गया, वैक्स पिघल कर बाहर आ गई तो उसके अंदर हम ब्रोंज़ से डाल देंगे और अल्टीमेटली बाद में ब्रोंज़ जब हार्डन हो जाएगा तो स्कल्पचर बन जाएगा हमारा। ठीक है? फिर आती है हमारी टेराकोटा फिगर, मदर गॉडेस की एंड ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। अब ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम फोटो देखकर याद रखना कि ये सारे मेटल्स एलिमेंट्स उनको पता थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर लापिस lazuli, ठीक है? एंड मेन वुमेन दोनों ही इसे यूज करते थे। एंड पॉटरी भी थी यहाँ पर, जैसे पेंटेड पॉटरी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, फिर परफोरेटेड पॉटरी, होल्स वाली होती थी। ठीक है? उसके अलावा मिनिएचर बहुत छोटे वेसल्स भी होते थे। बस इतना याद रख लोगे इसके लिए, दैट शुड बी सफिशिएंट हमारे लिए। अब इसके पीवाईक्यूज देखते हैं क्या पूछा है उसने। सिंपल से पूछे हैं, देखो 1 सेकंड में तुम आंसर कर सकते हो इसको पढ़कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली? दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस, बिल्कुल गलत। दे वर्शिप बोथ फीमेल एंड मेल डाइटीज, देखा ना, मदर गॉडेस भी है और मोदी जी भी हैं। तो यस, दोनों को वर्शिप करते थे। और हॉर्स ड्रॉन चैरियट से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चैरियट्स वैरियट्स कुछ भी नहीं थे, तो आंसर इज 2 ओनली। ठीक है? फिर देखो, it was predominantly a secular civilization. Yes, during this period cotton was used. Yes, cotton use करते थे, अपनी टेक्सटाइल एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करते थे वो लोग। Which of the following town is well known? Water harvesting. किसकी बात हो रही है? Reservoirs, water harvesting, ये रहा हमारा आंसर, धोलावीरा। बताया था ना, वाटर रिजर्वॉयर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कहाँ चल रहा था हमारा? धोलावीरा में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? चनुदारो, कोटिडीजी, बता दिया था तुम्हें मैंने ये दोनों हैं। कौन सी नहीं है? ये है हमारी सोहागुड़ा नहीं है इसमें से। ठीक है? 2019 में उसने पूछा। अब ऐसा ये मैचिंग कर भी पूछ सकता है साइट और स्टेट का। ठीक है? तो जो हाइलाइटेड है वो जरूर पढ़ लेना। सोहागुड़ा की सिग्निफिकेंस अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। दिस साइट इज लिंक्ड विद हमारे मौर्य से लिंक्ड है। ठीक है? अभी आगे बताऊंगा। अब यूपीएससी ने पूछ ली, हो सकता है इस बार वो सोहागुड़ा पे पूछ ले फिर से कि सोहागुड़ा क्या थी। ऐसे ही वो ऑप्शन से उठाकर पूछ सकता है अगली बार नया क्वेश्चन बनाकर। ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालाइज करते हुए ये ध्यान में रखना होता है। सो ये हो गया अपना इंडस वैली। अब इसके बाद क्या हो गया? इंडस वैली के बाद स्टार्ट होता है हमारा वैदिक पीरियड, फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी। वैदिक पीरियड में आते हैं हमारे आर्यंस। अब आर्यंस कौन थे? सो देर आर मल्टीपल थ्योरीज उससे रिलेटेड। तो आर्यंस कौन थे? दे वर द लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप्स जो हमारे सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए। ठीक है? अपने साथ अपनी वो लैंग्वेज, कल्चर्स एटसेट्रा लेकर आए, जिसके बेसिस पर फिर आगे इंडियन कल्चर डेवलप हुआ, शेप हुआ। हमारे रिचुअल्स, हमारे वर्ना सिस्टम्स, संस्कृत लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ वर्शिप, ये सब डेवलप हुआ आर्यंस के आने से ही। ठीक है? तो इसकी मल्टीपल थ्योरीज हैं कि कहाँ से आए। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि तिब्बत से आए, तिलक ने बोला आर्कटिक से आए, मुलर ने बोला सेंट्रल एशिया। अब किसने क्या बोला वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि आर्यंस कौन थे। दे वर द लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे वो। ठीक है? फिर इंडिया में आकर वो सेटल हो गए कहाँ पर? सबसे पहले वो सेटल हुए, उस रीजन को हम बोलते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब ये वाला रीजन। कहाँ है सिंधु? इंडस। तो इसी के अराउंड जो हमारा रीजन था, इंडस रिवर, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जो पंचनाद वाली तुम्हें इंडियन मैपिंग वाली वीडियो में मैंने बताई है, वो भी जाकर देख लेना। तो सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, और हमारी हमारी 7th रिवर सरस्वती। तो इन 7 को हम बोलते हैं सप्त सिंधु। अब कई जगह पर सरस्वती को घग्गर भी बोलते हैं। ठीक है? तो सप्त सिंधु में वो आए, वो रुके। और अब वहां पर क्या था? जब आर्यंस आए तब इंडिया में कौन रह रहे थे? तो उस एरिया में जो लोग रह रहे थे, इट इज सेड कि आर्यंस डिफीटेड द नेटिव्स। जो हमारे नेटिव्स थे उन्हें हम बोलते थे दास या दस्यूज। ठीक है? तो दस्यूज कौन थे? जो हमारे नेटिव्स रह रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है?
तो जब पहली बार आकर वो सेटल हुए, उस पीरियड को बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ हमारा वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू, अर्ली एंड लेटर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के डिफरेंसेस मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, रट लेना इनके डिफरेंसेस। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेटर वैदिक की है वो है यूज ऑफ आयरन, तो ये रट लेना बहुत जरूरी है। सो अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ पर सेटल हुए? सप्त सिंधु में। अब सोसाइटी कैसी थी हमारी? तो क्या थे हमारे? सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश, पॉलिटी कैसी थी हमारी? ट्राइब्स होती थी, और जो ट्राइब्स का हेड, ट्राइब्स होती थी जिन्हें हम बोलते थे जन या फिर विस। अब जो जन का हेड होगा उसे हम बोलेंगे राजन, ट्राइबल चीफ। ठीक है। तो ट्राइब्स या जन होते थे, किनशिप बेस्ड होती थी, एंड वर्ना सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। अब क्या हुआ? जो उनकी अपनी एक्टिविटीज थी उसके बेसिस पर ये वर्ना सिस्टम बना। जैसे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर डिविजन ऑफ लेबर हुआ, जैसे वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल। तो इनिशियली ये थे हमारे तीन ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में हमारा जो फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, वो आगे बताऊंगा, वो डेवलप हो गया। ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसे ये डिविजन हुआ थ्री के बेसिस पर, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल। फिर जो सबसे अच्छी बात थी अर्ली वैदिक पीरियड की कि इट वाज वेरी लिबरल। तो लिबरल सोसाइटी थी एंड वुमेन हैड वेरी गुड स्टेटस। तो यहाँ पर क्या होता था, हमारी सभा समिति, विधातास, गन्स, ये सब क्या थी? ये ट्राइबल असेंबलीज थी, एंड वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। ठीक है। अब ये कुछ यूपीएससी वर्ड्स भी पूछता है, उन वर्ड्स को ध्यान में रखना, कीवर्ड्स को, कि जैसे सभा क्या है, समिति, विधाता, गण, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारी ट्राइबल असेंबलीज थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है जो हमें याद रखनी होगी, रटनी होगी। फिर लिबरल सोसाइटी थी, वुमेन का अच्छा स्टेटस था, वो पार्टिसिपेट करती थी, एंड दे ऑल्सो रिसीव्ड उपनयन एंड एजुकेशन। ऑल्सो कहीं जगह पर मेंशन्ड है, बट ये अगेन फिर डिस्प्यूटेड है कि विडो रीमैरिज और लेवी अलाउड था या नहीं। अब लेवी में क्या होता था कि इफ योर हस्बैंड डाइज तो हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर लो। ठीक है। तो दिस इज डिस्प्यूटेड, बट बाकी चीजें ठीक है कि हाँ, दे असेंबलीज में वो जा सकती थी, अटेंड कर सकती थी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्राइब बेस्ड थे, कोई टेरिटोरियल एम्पायर नहीं थे, अभी टेरिटरीज बननी शुरू नहीं हुई थी, एंड जो ट्राइबल चीफ था उसे हम बोलते थे राजन। सभा समितिज थी, और रिलीजन क्या था? रिलीजन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली वैदिक पीरियड के लिए। तो वे यूज टू वर्शिप नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे, जिसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इंद्रदेव, रेन, थंडर के, अग्निदेव, फायर, वरुण, रीत और कॉस्मिक, इसके अलावा सोमदेव। ठीक है। सोमरस पता होगा, सोमरस। सो वरुण देव किसके थे? रीत, कॉस्मिक ऑर्डर के, अग्नि एंड इंद्र, ये सबसे प्रोमिनेंट गॉड्स थे। नेचर वर्शिप होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड इकोनॉमी कैसे थी? मोस्टली पेस्टोरल, एंड काओ थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ थी काओ। ठीक है। ध्यान रखना। और इसके बारे में हमें कैसा पता चलता है? ऋग्वेद के थ्रू पता चलता है। एंड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस वेरी लिमिटेड थी अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में हमारी जो सेटलमेंट थी अर्लीस्ट, वो कहाँ थी? सिंधु के आसपास। अब वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना शुरू कर गए, इस साइड। ठीक है। तो वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना शुरू कर गए, एंड गंगा यमुना दोआब तक सेटलमेंट शिफ्ट होने लग गई। तो हमारा जो सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए? जो वर्ना सिस्टम इनिशियली था वो और ज्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप हो गया, रिजिडिफाइड हो गया हमारे चार वर्णास में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है। अब ये जो हमारे तीन थे हायर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको हम बोलते थे द्विज या ट्वाइस बॉर्न। तो उनको कुछ स्पेसिफिक राइट्स, कुछ स्पेशल और स्टेटस मिल गए, उनको प्रिविलेजेस मिल गए जो शूद्रास को नहीं दिए गए। जैसे दे वर एंटाइटल्ड टू उपनयन, इन्वेस्टिचर विद सैक्रेड थ्रेड, जैसे जनेऊ बांधते हैं, वैदिक मंत्रास पढ़ते हैं, तो वो सब किसके लिए थे? वो खाली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए थे। फिर इसके बाद शूद्रास के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया। ठीक है। अब वुमेन के साथ भी क्या हुआ? कंजर्वेटिव सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी आने लग गई। तो जो वुमेन की लिबरल राइट्स थी, सभा समिति में पार्टिसिपेट करना, वो सब उनसे छीन ली गई। वुमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा। इसके अलावा हमारा गोत्र सिस्टम डेवलप हुआ यहाँ पर। आश्रम, 4 स्टेजेस जो हमारे आश्रम होते हैं, कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट्स में बता दें।
ठीक है? जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जो होते हैं बाकी 2 डू लेट मी नो। फिर होता है हमारी पॉलिटी। अब क्या था हमारा इनिशियली था ट्राइब बेस्ड, जन बेस्ड जिसका हेड था राजन। सो अब ये ट्राइब बेस्ड रिप्लेस होने लग गया हमारा टेरिटोरियल से। सो हमारी जो अथॉरिटी थी ट्राइबल अथॉरिटी दैट टर्न्ड इनटू टेरिटोरियल अथॉरिटीज एंड हमारी जो टेरिटरीज आई उनको हमने बोला क्या जनपदास या जनपद। ठीक है? फिर किंग की पावर बढ़ती गई एंड स्पेसिफिक रिचुअल्स मेंशन्ड है इस पीरियड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक यज्ञ करते थे किंग्स जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? हॉर्स को छोड़ देते थे 1 साल के लिए कि जहाँ-जहाँ तू जाएगा, जिस-जिस टेरिटरी में जाएगा, वो सारी टेरिटरी राजा की। तो वो सॉवरेनिटी क्लेम करने का एक तरीका होता था। ठीक है? सो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ ये सब परफॉर्म किए जाने लगे। फिर वाजपेया। वाजपेया क्या है? चैरियट रेस। याद रख लेना, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि ये क्या है वाजपेया? सो ये चैरियट रेस भी ऑर्गेनाइज करते थे। दिस वाज आल्सो अ रिचुअल। ठीक है? तो उनकी अथॉरिटी अब बन चुकी थी टेरिटोरियल, किंग्स के पास आ गई थी एक्सटेंसिव पावर्स एंड फिर क्या हुआ? रिलीजन। रिलीजन में हमारे जो पहले अर्ली गॉड्स थे, नेचर, इंद्र, अग्नि, वरुण, अब उनकी रेलेवेंस कम हो गई। उसकी जगह आए हमारे पास नए गॉड्स जैसे प्रजापति, विष्णु, फिर रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स रुद्र। ठीक है? इन सब की प्रोमिनेंस बढ़ गई और साथ में फीमेल डेटीज जो पहले थी उन्हें भी वर्शिप करते थे इसमें भी जैसे कि उषा, अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, फिर पृथ्वी, आर्यानी, सरस्वती इन सबको भी वर्शिप करते थे। इसके अलावा जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आया वो था आयरन वाज यूज्ड। आयरन वाज यूज्ड, आयरन के वेपन्स बने, चैरियट्स बने, हर चीज में आयरन का एक्सटेंसिवली यूज हुआ। ठीक है? फिर एक और इम्पोर्टेंट वर्ड जो तुम्हें याद रखना है वो है बलि। अब बलि का बकरा वाली बलि नहीं है, ये बलि है। बलि का मतलब होता है टैक्स। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ना दिस बलि वाज वॉलेंटरी। जहाँ पर वॉलेंटरी हुआ करती थी बलि कि जिसकी अपनी इच्छा है, इच्छा अनुसार दे दो। बट अब क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में ये बन गया एक फॉर्म ऑफ टैक्स। तो अगर वो पूछे यूपीएससी बलि क्या है तो बलि वाज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है? अब जैसे हमारे किंगडम्स बढ़ते गए, जनपद बढ़ते गए, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ तो इट बिकेम मैंडेटरी। टैक्स लगाना शुरू कर दिया और जो ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट करता था उसे बोलते थे हम भागदुगा। ठीक है? तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ-कुछ जो मैंने हाइलाइट किए हैं उन्हें रट लेना। वो पूछ सकता है कि भागदुगा का क्या मतलब होता था? तो इसको कैसे रटना है, कैसे याद करना है? भागदुगा। अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भगा दूँगा। तो भागदुगा, भगा दूँगा अगर टैक्स नहीं दोगे तो। तो भागदुगा कौन था हमारा? टैक्स कलेक्टर था। ठीक है? अब इकोनॉमी कैसे थी? अर्लियर हमारे क्या थे? पेस्टोरल थे। अब इसके बाद एग्रीकल्चर कल्टीवेशन पे एक्सटेंसिव फोकस हो गया, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड करते थे और इस टाइम पर भी कैटल वाज एन इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है? फिर न्यू आर्ट्स आर्टिसंस आने शुरू हो गए एंड इसी टाइम पे हमारी लिटरेचर आती है, वो सब हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस फेज के जो हमारे लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गविस्थी। गविस्थी का क्या मतलब होता है? गविस्थी इज लिंक्ड विद वॉर्स, क्योंकि ऋग्वेद में क्या माना जाता था? सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है काव। तो अगर काव छीनने के लिए, प्रॉपर्टी वेल्थ छीनने के लिए मुझे एनेक्सेशन करनी है, वॉर करनी है, तो उसे बोलेंगे गविस्थी। तो गविस्थी वॉज द टर्म फॉर वॉर। फिर आयास, आयास बोलते थे कॉपर को। ठीक है? फिर आता है हमारा संग्रहित्री। संग्रहित्री कौन थे? ट्रेजरर्स। याद रखना संग्रहित्री हमारे ट्रेजरर्स थे। फिर ग्रामानी या ग्रामनी ये थे हेड ऑफ विलेज। अब इसको कैसे याद रखना है? ग्राम समझ लो, ग्राम क्या होता है? ग्राम होता है विलेज, तो ग्राम का हेड ग्रामानी। ऐसे ही कुल होता है फैमिली और कुल का हेड हो गया हमारा कुलपति। ठीक है? फिर आया भगदुगा, भगा दूंगा। टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर, टैक्स नहीं दिया तो भगा दूंगा। ठीक है? तो गविस्थी, भगादुगा, संग्रहित्री ये जरूर याद रखना, रट लेना इनको। क्लियर? तो ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या था? जनपद आने शुरू हो गए थे। अब इसी में ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स, ग्रेट किंगडम्स बन गए। बैटल सब में शुरू हो गई कि कौन सबसे बड़ी पावर बनेगा, जिसमें हमारे पास आए महाजनपद। तो महा मतलब क्या? ग्रेट,
ठीक है? तो अब टेरिटोरियल स्टेट्स आ गई, इसमें हमारे हैं सबसे इम्पोर्टेंट 16 महाजनपद। अब क्या ये 16 के 16 याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी है? सो द आंसर इज़ सिंपल, नो। भूल कर भी याद मत रखना, कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसमें रटने की, ना वो पूछने वाला है। बस जो मैंने हाइलाइट किया है, उसका नाम और उसकी कैपिटल इतना याद कर लोगे सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा एंशिएंट में मेहनत नहीं करनी होती। वो फिर कोई नई चीज़ 4 नई चीज़ें उठा कर ले आएगा। तो जितना पढ़ना है उतना सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ो। ठीक है? तो मगध किधर था? प्रेजेंट डे रीजन उसका याद रख लेना, ये था हमारा बिहार के पास और उसकी इनिशियली कैपिटल थी राजगृह। लेटर उसकी कैपिटल बन गई पाटलिपुत्र। अब राजगृह के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आगे बताऊँगा। फिर आता है हमारा कोसला। कोसला कहाँ है? सो कोसला की कैपिटल थी हमारी श्रावस्ती। ये रहा हमारा कोसला, ईस्टर्न यूपी में। फिर आता है अवंती। अब तुमने कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई थी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वाले पार्ट में। ठीक है? इसी टाइम पर इसी फ़ेज़ में हमारा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी आना शुरू हो चुका था एंड उसकी मैंने ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है। सो कुछ हमारे महाजनपदास बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से भी लिंक्ड हैं, तो उनको वीडियो को ज़रूर देख लेना। वो 20 मिनट की वीडियो है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की। उसमें सब कवर किया हुआ है विद पीवाईक्यूज़। फिर आता है अवंती। अवंती कहाँ है? ये रहा समवेयर हमारा वेस्टर्न एमपी में। ठीक है? फिर कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ। सो इट इज लिंक विद हमारा यहाँ पर हरियाणा वाले पार्ट में, इंद्रप्रस्थ वाले पार्ट में एंड ये हमारा है एसोसिएटेड महाभारत के साथ। फिर गांधार। गांधार क्यों इंपॉर्टेंट है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हमने सबने पढ़ा था। सो यहाँ पर है हमारा गांधार। तक्षशिला उसकी कैपिटल थी। एजुकेशन हब, पर्शियन इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों की उसकी सिग्निफिकेंस है। फिर काशी। काशी इज बनारस, सबको पता है। ठीक है? अब जो हाईलाइट किए हैं उनके नाम और उनकी बस एक कैपिटल याद रख लेना। तुम्हें अब पता ही चल गया कि उनकी लोकेशन क्या है। क्लियर? फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद आता है वो है हमारा मगध। अब मगध का राइज कैसे हुआ? कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट उसमें डायनेस्टीज थी? इनकी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी याद रखनी जरूरी है। ठीक है? तो सबसे पहले आती है हमारी, जो जिसने फाउंडेशन रखी वो थी हमारी हर्यंकास डायनेस्टी। ठीक है? कुछ लोग हर्यंका बोलते हैं, कुछ हर्यनका बोलते हैं। तो ये आती है हमारी हर्यंकास डायनेस्टी, जिसके सबसे पहले हमारे रूलर थे वो थे बिम्बिसार। तो मगध की फाउंडेशन किसने रखी? बिम्बिसार ने। कौन सी डायनेस्टी के थे? हर्यंकास डायनेस्टी के थे। ठीक है? मैरिज अलायंस के थ्रू इन्होंने अपना एक्सपैंड किया और अपना राजगृह को अपनी कैपिटल बनाकर रखा। ठीक है? अब राजगृह की सिग्निफिकेंस पता क्या थी? सो इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। तो ये एक फोर्ट की तरह ही खुद में बन गया था। सो बहुत मुश्किल था इसको पेनिट्रेट कर पाना। सो वन ऑफ द रीजन इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का यही था कि इनकी जो कैपिटल थी ना वो इतनी ज्यादा सिक्योर थी, हिल से सराउंडेड थी। ठीक है? तो एक नेचुरल फोर्ट की तरह बन चुका था वो। फिर इसके बाद आता है अजात शत्रु। बिम्बिसार सो ही वाज किल्ड बाय अजात शत्रु, ने अपने फादर को ही मार दिया। एंड अजात शत्रु के टाइम पर क्या हुआ था हमारा? बुद्धिज्म वाली वीडियो में बताया मैंने, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ हमारा अजात शत्रु के टाइम पर। सो हर्यंकाज यही चल रहे थे हमारे। बिम्बिसार ने फाउंडेशन रखी, फिर अजात शत्रु आया। फिर कौन आया हर्यंकाज के बाद? शिशुनाग। फिर शिशुनाग के बाद आते हैं हमारे नंदास। ठीक है? तो नंदास के बाद आएंगे हमारे मौर्य। नंदा वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मगध डायनेस्टी। मौर्य की टक्कर का तो नहीं, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माना जाता है। अब इनकी क्या सिग्निफिकेंस है जो हमें याद रखनी है? नंदास के टाइम पर अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया पंजाब रीजन में। ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो सेड कि उस टाइम पर मगध एम्पायर इतना पावरफुल था ईस्ट में कि अलेक्जेंडर इसी डर की वजह से वापस चला गया था। ठीक है? सो अलेक्जेंडर इन्वेजन किसके टाइम पर हुआ? कौन सी डायनेस्टी थी तब मगध में? याद रखना, नंदास रूल कर रहे थे। एंड इनके सबसे इंपॉर्टेंट रीलर थे महापद्मनंदा, जिनका टाइटल था एकारत। ठीक है? और इसी टाइम पर हमारा बुद्धिज्म एक्सेट्रा स्प्रेड होना शुरू हो चुका था। अब नंदास को कौन हराएगा? नंदास को हराएंगे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और वहां से हमारी फाउंडेशन शुरू होगी मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक है? तो मगध यही है हमारा। मगध में कौन है? हर्यंकास। फिर शिशुनाग आए। शिशुनाग के बाद नंदास आ गए। नंदास के टाइम पर अलेक्जेंडर का अटैक हुआ। फिर जो नंदे के लास्ट रूलर थे धनानंद, धनानंद को हराया हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य।
या चाणक्य। ठीक है? सो अब मौर्यस आ गए हमारे मगध में। अब मौर्यस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? किसी भी चीज़ के बारे में हमारे क्या सोर्सेज़ रहेंगे? हमारे रहेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़, ठीक है? आर्किटेक्चरल सोर्सेज़, उसके अलावा हमारे लिटरेरी सोर्सेज़। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बुक ऑफ स्टेटक्राफ्ट, सब चीज़ें उसमें डिटेल में मेंशन की हुई हैं एंड इसको हम लिटरेचर वाले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षसा। ठीक है? मुद्रा राक्षसा वाज़ रिटन एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, बट उसमें इसी की कहानी है कि कैसे चंद्रगुप्त ने हेल्प की। चंद्रगुप्त वाज़ हेल्प्ड बाय अपना कौटिल्य या चाणक्य, धनानंद को हराकर मौर्य को मगध की गद्दी पर बिठाने में। ठीक है? सो अब इसमें क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखनी है, उनकी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। सबसे पहले क्या, चंद्रगुप्त डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर धनानंद एंड ही आल्सो डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। अब हुआ क्या था कि जब अलेक्जेंडर हार, थोड़े टाइम बाद व्हेन अलेक्जेंडर डाइड, तो उसका यही अपना ये था, ईस्टर्न पार्ट में सेल्यूकस निकेटर स्टार्टेड रूलिंग। ठीक है? सो सेल्यूकस निकेटर को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी टाइम पर मेगास्थनीज जो था हमारा ग्रीक एम्बेसडर, वो आया एंड ही रोट इंडिका, जिसमें हमारा पाटलिपुत्र एटसेट्रा के बारे में बताया गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चंद्रगुप्त मौर्य की, ही एडॉप्टेड जैनिज्म। अब तीनों ने अलग अलग रिलीजन या सेक्ट्स को प्रमोट किया था। तो चंद्रगुप्त ने किया जैनिज्म का, बिंदुसार ने किया आजीविका का और अशोक ने किया बुद्धिज्म का। ये याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है? सो चंद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया जैनिज्म और फिर संन्यास लेकर वो चले गए श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी हिल्स में। पहली बार हमारा नॉर्दर्न इंडिया हुआ एक तरीके से यूनाइट एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद हिज सन केम टू पावर बिंदुसार एंड ही पैट्रोनाइज्ड आजीविका सेक्ट। उसके बाद इट इज सेड कि बैटल हुई बिंदुसार के 99 सन्स के बीच में, जिसमें अशोका फॉट एंड अशोका केम द विनर एंड एट द टाइम ऑफ अशोका मौर्यन एम्पायर रीच इट्स क्लाइमैक्स। पहली बार इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया कि हम एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वाज अंडर अ यूनिफाइड कंट्रोल। ठीक है? सो ये किसके टाइम पर हुआ? अशोका के टाइम पर। अशोका की सबसे सिग्निफिकेंट चीज, बुद्धिज्म को प्रमोट किया, एम्ब्रेस किया एंड आफ्टर द कलिंगा वॉर ही लेफ्ट द पाथ ऑफ भैरी घोष। तो हमारा जो फिजिकल कॉन्केस्ट का पाथ था उसे छोड़कर वो चले गए धम्म घोष के पाथ पर, या धम्म के पाथ पर, कल्चरल कॉन्केस्ट के पाथ पर। ठीक है? अब धम्म क्या था? अशोका धम्मा वॉज अपने मॉरल एथिकल कंडक्ट की बात करते थे उसमें, द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड हमारा नॉन वायलेंस इवन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो हमारा कैसा कंडक्ट होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, वो सब चीजें बात की हैं अशोकन धम्मा में। ठीक है? सो दिस इज नॉट बुद्धिज्म, याद रखना ये बुद्धिज्म नहीं है, बुद्धिज्म से अलग चीज है धम्मा। तो मॉरल एथिकल कंडक्ट, नॉन वायलेंस, कंपैशन, इन सब चीजों की बात की है और उनका पर्पस था कि अपनी प्रजा तक ये आइडियाज लेकर जाना। और किसके थ्रू लेकर गए वो आगे बताऊंगा, एडिक्ट्स के थ्रू। ठीक है? सो अशोका के बहुत सारे नाम थे। अब इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका नाम था? देवनम प्रियस अशोक राजस या देवनम प्रियस। देवनम प्रियस मतलब बिलवेड ऑफ गॉड्स। सो ये सब अशोका के नाम थे, पियदासी राजा, पियदासी, अशोक मौर्य। ठीक है? तो ये याद में रख लेना। फिर मौर्यन एम्पायर के कुछ फीचर्स हो सकता है वो स्टेटमेंट में दे दे, पूछ ले। तो सबसे पहले एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स होते थे स्टेट्स के, जो कौटिल्य ने दिया है, सप्तांग थ्योरी। तो राजा, किंग, अमात्य क्या होते थे? अब ये वर्ड पूछ सकता है कि अमात्य क्या होते थे? तो अमात्य होते थे हमारे मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स होते थे हमारे अमात्यास। फिर जनपदास, टेरिटरी, दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, कोश, ट्रेजरी, ठीक है, सेना, सेना होती है हमारी मिलिट्री, आर्मी, और मित्र होते हैं हमारे फ्रेंड या फिर अलायंस। ये बेसिक सी चीज मुझसे पहली बार यूपीएससी इंटरव्यू में पूछी थी उन्होंने, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, सप्तांग थ्योरी। ठीक है? तो इसे याद कर लेना, इनके वर्ड्स के बेसिस पर मैचिंग आ सकती है या स्टेटमेंट आ सकती है। अब क्या हुआ, मौर्यस के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट्स थे, छोटे सब डिविजन में प्रोविंसेस को, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके, जिन्हें हम बोलते थे विश या अहर। और हमारे उसके ऑफिशियल से, जैसे हमारे अब डीएम, एसडीएम, एसपी एटसेट्रा होते हैं, वैसे कौन कौन से थे? प्रदेशिका। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश यानी कि प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट मान लो प्रदेश को। प्रदेश को जो संभालेगा वो प्रदेशिका, ऐसे इसको याद रख लेना। ऐसे ही रजुक्का,
अब राज क्या होता है? राज राज भी कई बार इसी से लिंक्ड रहता है हमारा, प्रोविंसेस से। तो जो इसको संभाल रहा है वो ऑफिशियल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही युक्ता, रजुक्का और प्रदेशिका क्या है? ऑफिशियल्स हैं एसोसिएटेड विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रामिका हमने पढ़ा था, हेड ऑफ विलेज थे। और क्या फीचर्स है? मौर्य बाहर के टोल्स लिवाई करते थे, प्रोविजंस फॉर इरिगेशन था, वेल एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर था, वेट्स एंड मेजर वर प्रमोटेड बाय स्टेट, टैक्सेशन रेट था अराउंड 1/6। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा वो थी, दे मेंटेन्ड अपनी ह्यूज आर्मी एंड इवन नेवी भी थी इनकी। ठीक है, सो ये था हमारा मौर्यस। अब क्या हुआ? जो हमारे लास्ट मौर्यन रूलर थे, अब ये सब जो मैंने हाईलाइट किए ना, ये वर्ड्स कीवर्ड इस पे स्टेटमेंट आ सकती हैं, तो प्लीज इसको याद कर लेना। सो लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, ही वाज असैसिनेटेड। अपने ही कमांडर इन चीफ ने उन्हें असैसिनेट कर दिया, जिसका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। और यहां से शुरू होती है हमारी शुंगा डायनेस्टी। तो लेटर मौर्य संभाल नहीं पाए, वही किंगडम इतना बड़ा हो गया, रूलर संभाल नहीं पाते, तो आखिरी रूलर को शुंगा ने ही असैसिनेट कर दिया और अपनी शुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई। अब जो हमने पीछे एक पीवाईक्यू देखा था ना, उसमें एक साइट आई थी सोहागोड़ा। तो सोहागोड़ा कहाँ है? सोहागोड़ा है हमारी यूपी में। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये है हमारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है सोहागोड़ा में। सो ये क्या बात कर रहा है? मौर्यंस के टाइम पे, पर्टिकुलरली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर रिलीफ मेजर स्टेट ने कुछ अडॉप्ट किए थे ड्यूरिंग फेमाइन। सो इसमें उसी का जिक्र है। सो सोहागोड़ा, इट इज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, याद रखना ये बहुत जरूरी है। क्लियर? अब अशोकन एडिक्ट्स के बारे में बेसिक हमने वैसे डिटेल में कवर किया हुआ है, बट फिर भी बेसिक क्या होते हैं एडिक्ट्स में? क्या था? वही अपने रॉक्स पे, पिलर्स पर, केव्स में होते थे। अशोका का धम्मा प्रमोट करते थे, गवर्नेंस पॉलिसी, सारी चीजों का उसमें जिक्र था। टाइप्स होते हैं हमारे मेजर और माइनर। मेजर में क्या होता था? सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मैसेजेस। ठीक है, और माइनर में अपने पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल धम्मा के आर्ग्यूमेंट्स, बुद्धिज्म के आर्ग्यूमेंट्स, वो सब चीजें इसमें थी। और मेजर पॉलिसी, गवर्नेंस एंड इनफैक्ट जो पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड धम्मा था वो भी इसमें मेंशन होता था। फिर पिलर एंड केव एडिक्ट्स। अब इन सब में अशोका रेफर्स टू हिमसेल्फ एज देवनम प्रियदासी। याद रखना, बिलवेड सर्वेंट ऑफ द गॉड्स। इनकी लैंग्वेज क्या होती थी? मोस्टली थी प्रकृत। एंड इसे किसने डिसाइफर किया है? जेम्स प्रिंसेप। ये भी रटना है, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था प्रकृत को। उसके अलावा जो बाकी ग्रीक और अरमिक में भी है, वेस्टर्न रीजन्स में, और प्राइमरली हमारी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। अब मेजर और माइनर, अब इसमें कैसे पूछता है? वो पेयर बेस्ड की ढौली उड़ीसा में है या नहीं। ठीक है, खलसी उत्तराखंड में है या महाराष्ट्र में है। ऐसे ही जोगाड़ा उड़ीसा में है या यूपी में है। ऐसे क्वेश्चन वो पूछे हैं उसने प्रीलिम्स में, और अभी रिसेंटली ही पूछे हैं 2-3 साल पहले। तो जो हाईलाइट किए हैं वो जरूरी हैं, सो प्लीज कोशिश करना कि रट लो, रटना ही पड़ेगा इसको। तो ढौली किधर है? ढौली है हमारा उड़ीसा में, कलसी है उत्तराखंड में। तो ढौली में क्या था? रिमोर्स आफ्टर कलिंगा वॉर का उसमें मेंशन है। तो ये हमारे मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली 14। अब सारे 14 के 14 याद रखने की जरूरत नहीं है, 14 प्लस 2 एक्स्ट्रा होते हैं। गिरनर इन गुजरात, कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। फिर मनसेहरा, जोगाड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जोगाड़ा, ढौली, फिर कलसी और सोपारा। सोपारा है महाराष्ट्र में। ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट दे देगा कि ढौली, जोगाड़ा, सोपारा ये सब क्या है। इसके अलावा आते हैं हमारे माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मस्की, और इसकी स्टेट क्या है? कर्नाटका। रट लो इसको। तो मस्की में ही पहली बार हमें मेंशन मिलता है अशोक का, डायरेक्टली बाय नेम मेंशन किया हुआ है। कहाँ पर? मस्की एडिक्ट कर्नाटका में। और अनदर सिग्निफिकेंट वन है कंगनहली। अब के से कंगनहली, के से कर्नाटका, ऐसे इसको याद रख लेना। कंगनहली है कर्नाटका में, एंड इसमें ही इज मेंशन्ड एज, आइडेंटिफाइड एज रनियो अशोक या राजा अशोक का मेंशन है इसमें। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, कंगनहल्ली कर्नाटका में, मस्की भी कर्नाटका में। तो ये तीनों कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए ये। ठीक है, सो इसके बाद पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स में भी सारे जरूरी नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, सारनाथ लाइन कैपिटल नेशनल एम्बलम वाला, फिर इलाहाबाद पिलर। ना इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें ना सिर्फ अशोक बट बाकी 2 और लोगों के हैं। सो टोटल 3 लोगों के हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले है अशोका,
वेयर ही एक्सप्रेसेस हिज रिमोर्स ओवर द कलिंगा वॉर एंड हिज डेडिकेशन टू धम्मा। उसके बाद इसमें आता है इंक्रिप्शन समुद्रगुप्त का। ये हम आगे गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में अशोक का आया, फिर समुद्रगुप्त का आया, ऑल्सो नोन हैज प्रयाग प्रशस्ति, और आखिरी आता है हमारा मुगल एम्पर जहांगीर का। सो ये प्लीज तीनों याद रख लेना किस किस का है इलाहाबाद में, अशोक का, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर। ठीक है, फिर मल्टीलिंगुअल एडिक्स होते थे गांधार। अब ये गांधार एक्सेट्रा में होंगे तो ऑब्वियसली वो अपने प्रकृत के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाईलाइट किए हैं वो प्लीज जरूर याद रख लेना। अब इसके क्या क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, देखते हैं। साइट ऑफ, देखो 2022 में पूछा उसने ये वाला क्वेश्चन। तो ढौली किधर है, उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक, उड़ीसा में ही है। फिर हमारा एरागुड़ी, यस एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में ही है। जोगड़ा, जोगाड़ा कहाँ था, जोगाड़ा भी हमारा उड़ीसा में था, गलत दिया हुआ है वो पेयर। फिर आता है कलसी, कलसी वाज इन उत्तराखंड एंड नॉट इन कर्नाटका। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली टू करेक्ट। फिर देखो रण्य अशोका किधर मेंशन है, ये रहा मेंशन मेरा, रण्य अशोका कंगनहल्ली कर्नाटका। नेक्स्ट, ये किसकी बात हो रही है उसमें, पता है अशोका की बात करें, बट फिर भी देखो अगर तुम ये स्टेटमेंट भी पढ़ोगे ना, whosoever praises his religious sect blame others glorifying his own sect he rather injures his own sect very severely। so ये टॉलरेंस की बात हो रही है। आज की सोसाइटी में देखो कितनी जरूरी है ये हमारे लिए। तो किसने ये व्यू रखा था, किसने बात की थी कि हमारे सब्जेक्ट को ये एडवोकेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अशोका ने करी थी। ठीक है, एंड किसने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। सिंपल हो गया। अब क्या हो रहा था इसके बाद, हमारा मौर्यंस का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। मौर्यंस का डिक्लाइन होगा और हमारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डायनेस्टीज आती हैं। अब सबकी एक एक सारी लीडर्स, उनके रूलर्स, क्या क्या फीचर्स है, वो सब डिटेल्स में जाकर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, पढ़ने को तुम 50 घंटे 100 घंटे भी पढ़ सकते हो, बट उस चीज का फायदा नहीं है। तो बेसिक चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पूछी जाएंगी वो कवर करेंगे। इसके बाद नए क्वेश्चन आते हैं दैट आर गोइंग टू बी न्यू फॉर एवरीवन। एक से ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री को टाइम नहीं देना, ये चीज समझो, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। अगर 20 घंटे तुम 50 घंटे की वीडियोस देख रहे हो ना एंशिएंट हिस्ट्री की, तो टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल। ठीक है, तो शुंगास कनवास आते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट इसमें इंडियो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर कुशानास, कनिष्क, कनिष्क कुशाना के टाइम पे क्या हुआ था, हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो देवर पैटर्न्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, और यहीं पर हमारे स्कूल्स ऑफ आर्ट जो हमने पढ़े थे, मथुरा गांधार स्कूल्स ऑफ आर्ट, इन्हीं के पैट्रोनेज के अंडर डेवलप हुए थे। फिर साउथ में डेक्कन में आते हैं हमारे सातवाहनास। ठीक है, तो हमारा मौर्य डिक्लाइन हुआ और ये सब हमारी डायनेस्टीज आने लग गई, शुंगास, शाकास, कनवास, फिर इंडो ग्रीक्स, कुशानास और सातवाहनास। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक क्या थे, दे वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए। एंड इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग था दैट वाज मिनांडर। मिनांडर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2023 में भी पूछा है। ठीक है, सो ही वाज आल्सो नोन एज मिलिंद, एंड इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारा मिलिंद पनाहो। सो इसमें क्या है, इट इज किसकी बात की है इस टेक्स्ट में, अपना बुद्धिस्ट सेंट नागसेना और मिलिंद या मिनांडर का डायलॉग है। सो उसी के बाद क्या हुआ था, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, सो नागसेना, ध्यान रखना नागसेना कौन था, ये भी यूपीएससी पूछेगा। तो नागसेना वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। फिर अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दे इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, लार्ज स्केल कॉइनेज इंडिया में, रेगुलर कॉइन्स इन लार्ज नंबर पर इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक किंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्ड कॉइन्स ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में। एंड जैसे ये पिक्टोरल कॉइन्स है ना किंग्स क्वींस की फोटोज के साथ, ऐसे कॉइन्स ये इंट्रोड्यूस किए इंडो ग्रीक्स ने। और गुप्ता के टाइम पर क्या होगा, गुप्ता के टाइम पर ये लार्ज स्केल सर्कुलेशन में आ जाएंगे गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो याद रखना इनिशियली इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, फिर गुप्ता के टाइम पर लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन्स आएंगे। और जो आगे बताऊंगा हमारे आते थे कुशानास के, कुशानास के इनमें से सबसे ज्यादा प्योर होते थे। ठीक है, तो इंडो ग्रीक आ गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड। सो इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा डायनेस्टी आई दैट वाज द गुप्ता डायनेस्टी। इसके क्या सोर्सेज हैं, अगेन हमें
सोर्सेज मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। इसमें आता है हमारा इलाहाबाद पिलर समुद्रगुप्ता वाला, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था। फिर दो इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन, एक तो हमने पढ़ा था मौर्यस के टाइम पर हमने एक पढ़ा था, ये वाला सोहागुड़ा। अब गुप्तास के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, याद रख लेना ये दोनों, पहाड़पुर और पूना कॉपर प्लेट। ठीक है, और इनके बारे में कैसे पता चलता है, इनके कॉइन्स के थ्रू, फिर इनके लिटरेरी सोर्सेज, वो सब मैंने लिटरेरी सोर्सेज एक्सेट्रा सब आर्ट एंड कल्चर वीडियो में कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे किसने फाउंडेशन रखी, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगर हम देखें तो अगर एम्पायर की फाउंडेशन देखा जाए तो दैट वाज डन बाय चंद्रगुप्त, बट डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी किससे, श्रीगुप्ता से। ठीक है, बट अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखें कि किसने एम्पायर शुरुआत करी, किसने एम्पायर बनाया, सो दैट वाज चंद्रगुप्त वन। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। महाराज धीराज का टाइटल किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा महाराज धीराज कौन थे, चंद्रगुप्त वन। रट लेना, याद कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्ट्रेटेजिक मैरिज अलायंस बनाया, लिच्छावी की प्रिंसेस से शादी करी, कुमार देवी से, और अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। तो उनकी पावर आ गई, इकोनॉमी आ गई, उसके बेसिस पर एक्सपैंड किया। ठीक है, तो हमारी न्यू पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल रिवाइवल हुआ। अब गुप्ता एज को क्या बोलते हैं, हमारी गोल्डन एज। वो क्यों बोलते हैं वो भी आगे बताऊंगा। फिर स्पेशल कॉइन्स आए, तो ही मैरिड कुमार देवी, तो अपने चंद्रगुप्तवान कुमार देवी टाइप के कॉइन्स आए जिसमें दोनों का डिपिक्शन था कॉइन्स के ऊपर। इसके बाद जो सबसे बड़े, सबसे पावरफुल अपने आते हैं लीडर या रूलर हमारे गुप्ता डायनेस्टी के, वो हैं समुद्रगुप्त। He was the greatest king of Gupta dynasty and he was also known as Napoleon of India. रट लेना, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी इसकी। कौन से किंग को बोलते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को। सो उनका टाइटल था लिच्छवी दूत्र। अब लिच्छवी दूत्र किस लिए, क्योंकि हिज मदर वाज लिच्छावी ट्राइब की, इसीलिए उनका नाम था। ठीक है, एंड इसके अलावा उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमने पहले पढ़ा था ना इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। यस, तो वहीं पर प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें उनके बारे में पता चलता है, एंड विच वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। तो हरिसेना किसके टाइम पर थे, समुद्रगुप्त के टाइम पर। और समुद्रगुप्त को हम कविराज भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट पोएट्री स्किल्स। So he is also known as Kaviraj, फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया, एंड द ओनली गुप्ता रूलर जिसे टाइटल मिला सर्वराज उच्चेता, द अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। तो इसे बोलते हैं, ये भी टाइटल मिला समुद्रगुप्ता को, सर्वराज उच्चेता। तो ये याद रख लेना, एस से सर्वराज, एस से समुद्रगुप्ता, रट लेना, बहुत जरूरी है ये। तो इनके जो टाइटल हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया, सर्वराज उच्चेता, ये समुद्रगुप्ता के हैं। ठीक है, और महाराज धीराज चंद्रगुप्त को मिला था टाइटल। फिर इनके टाइम पे हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें हम दिनार्स बोलते हैं, वो आने शुरू हो गए, जैसे टाइगर किलिंग। फिर वीणा वंदन, वीणा वंदन क्या होता है, फ्लूट प्लेइंग, धनुर्धारी, आर्चर टाइप। तो यहाँ पर आर्चर टाइप बनाया हुआ था, डिपिक्ट किया हुआ था उसको। ये सब इन्हीं के टाइम पर आए। फिर इसके बाद जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं वो है चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रम आदित्य। सो विक्रमादित्य ने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है विक्रमादित्य के टाइम पर, बस वो ध्यान में रखना जो हाईलाइट किए हुए हैं। एम्पायर एक्सपैंड किया, वैसे ही मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू नागास एंड वकटकस के साथ। फिर ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए। ठीक है, सो ये याद रख लेना, सिल्वर कॉइन्स इशू सबसे पहले किसने किए, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त टू ने। एंड इन्हीं के टाइम पर आया हमारा फाहिन। तो याद रख लो, मेगास्थेनिस किसके टाइम पर था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। फाहिन किसके टाइम पर आया, चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य के टाइम पर। सो ही हैज गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में, फॉरेन ट्रेवलर्स वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, जो आयरन पिलर है ना मेहरौली कुतुब मीनार के बगल में ये, तो वहां पर भी इट इज लिंक्ड विद विक्रमादित्य, एंड अपने चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य से लिंक्ड है ये। तो याद रखना, आयरन पिलर इज लिंक्ड विद विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू। एंड इन्हीं के टाइम पर थे, इन्हीं के दरबार में नवरत्न, नवरत्न या 9 जेम्स, जिनमें से एक थे कालिदास। अब 9 के 9 तुम याद नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ना करने बैठना ना जरूरत है। ठीक है,
बस ये याद रख लेना नवरत्न किसके टाइम पर थे, इट वॉज एट द टाइम ऑफ विक्रमादित्य, जिनमें से एक थे कालिदास, और फाहिन भी इन्हीं के टाइम पर आया, आयरन पिलर भी इन्हीं का है, सिल्वर कॉइन भी यही लेकर आए। ठीक है, अब गुप्ता डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सो इस टाइम पर हमारा वज्रयान बुद्धिज्म चल रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आया कि अब हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप शुरू हो चुकी थी। आइडल वर्शिप बिकेम अ कॉमन फीचर गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। एंड आर्किटेक्चर में क्या हुआ, हमारा नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हो गया, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए। फिर क्या आता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाईली डिसेंट्रलाइज। तो हमारे जो ऑफिसर्स के पोस्ट थे ना, वो हेरिडिटरी बन गए। ठीक है, सो हेरिडिटरी बन गए, छोटे छोटे रीजन बांट दिए, जैसे स्टार्क्स को विंटरफेल दे दिया, लेनिस्टर्स को अलग अलग टेरिटरीज दे दी, ऐसे कर दिया। ठीक है, सो अब नेड स्टार्क का बेटा रॉब स्टार्क ही वहां पर रूल करेगा, ऐसे ही टाइविन का बेटा लेनिस्टर ही वहां पर रूल करेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये हमारे ऑफिसर्स हेरिडिटरी बन गए। फिर गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम पूना प्लेट्स। अब पूना प्लेट्स किससे लिंक्ड है, ये याद रख लेना, पूना प्लेट्स लिंक्ड है कॉपर प्लेट्स, इट इज लिंक्ड विद गुप्ता एम्पायर। और मैंने बता दिया था गुप्तास की क्या सिग्निफिकेंस है, दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, सो इनिशियली कौन लेकर आया, इंडो ग्रीक्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, गुप्ताज ने। और सबसे ज्यादा प्योरिटी किसकी थी गोल्ड कॉइन्स की, वो थी कुशानास की। ठीक है, तो इन तीनों ने किए, कुशानास के सबसे ज्यादा प्योर थे और सबसे ज्यादा किए गुप्ताज ने। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं कुछ पोर्ट सिटीज। अब यूपीएससी क्या करता है कि घंतसाला, चौल, कल्याण विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया क्या है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है प्रीलिम्स में। सो ये क्या है, ये है हमारे पोर्ट्स। ठीक है, सो कैम्बे तो सबको पता ही होगा। तो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में कुछ पोर्ट्स थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया के गुप्ता टाइम पर, वो थे हमारे तमरल पिटी, घंटशाला। ये याद रख लेना, घंटशाला, तंदूरा। अब ये सारे नाम याद रखना पॉसिबल नहीं रहता, कितना रटोगे कितना याद रखोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना, दो तीन जितने रट सकते हो, घंतशाला, बहरोच, चौल और कल्याण। ठीक है, फिर इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। अब वहां पर क्या होता है, तुम ये वर्ड याद कर गए, कुलवापन, द्रोवापन, अब वो पूछ लेगा हुंडी क्या होता है, वो हर बार फिर नया वर्ड ढूंढ कर लेकर आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को लिमिटेड ही पढ़ना होता है। क्यों, क्योंकि वो नए क्वेश्चन ढूंढेगा, इतने सारे डेप्थ में रिसोर्सेज पढ़ने का फायदा नहीं है। सो वो क्वेश्चन मुश्किल होता है, उसमें गेस वर्क ही करनी होती है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है गेस वर्क से उसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर फिर भी ना हो, यू कैन ऑलवेज स्किप सच क्वेश्चन। वो सबके लिए ही मुश्किल है, ना तुम्हें आता है, ना तुम्हारे आगे वाले को, ना तुम्हारे पीछे वाले को। एंड ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। ठीक है, सो इनके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई एनसीईआरटी की 6th क्लास की 7th चैप्टर की इस पेज से ये क्वेश्चन आया तो मैं सारी एनसीईआरटी 7th क्लास की पढ़ लूँ। उस चीज का कोई फायदा नहीं है, और ये गलती करना भी मत, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे, कुल्यवाप और द्रोणवाप, ये क्या होते थे, हमारे डिफरेंट लैंड मेजर्स होते थे। क्लियर, और जो हमारी 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, वो भी इसी टाइम पर कंपाइल हुई गुप्ता पीरियड में। हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलते थे, यहाँ पर हमें आर्यभट्ट मिले, जीरो मिला, डेसिमल सिस्टम आया। फिर एक्सटेंसिव लिटरेचर, कालिदास की हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये। फिर आर्ट कल्चर, अजंता केव्स, आयरन पिलर, ये सब चीजें यहाँ पर बनी, केव पेंटिंग्स आई, फिर केव टेम्पल्स आए, नालंदा यूनिवर्सिटी आई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्लियर, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है। अब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गई, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन आफ्टर द गुप्ता डिक्लाइन। सो एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर हुआ, किस वजह से, हुना इन्वेशंस हुई। अब क्या हुआ, उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ ना, तो फिर जैसे मौर्य का हुआ था, उसके बाद छोटे छोटे अपने किंगडम्स आ गए थे, मेजर डायनेस्टीज आ गई थी, वैसे ही गुप्ता के डिक्लाइन के बाद भी कुछ हमारी आ गई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। एंड यही हम लास्ट चीज इसमें कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ ये डायनेस्टीज, बिकॉज इस डायनेस्टीज को यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है। आज तो फिर से इससे लिंक कोई चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि हमारे नदन पार्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई पोस्ट गुप्ता एंड प्री हर्षा में। तो कौन सी इंपॉर्टेंट थी, पुष्यभूतिज आई कन्नौज में, फिर आई हमारी मुखारीज, मुखारीज भी कन्नौज में, वर्धान, वर्धान ही हर्षवर्धन की है,
फिर आते हैं हमारे लेटर गुप्तास। तो पोस्ट गुप्ता में हमारे लेटर गुप्तास ऑफ मगध भी आते हैं। ठीक है, तो ये 3 ज़रूर याद रख लेना, मुखारी, वर्धान, गुप्तास, लेटर गुप्तास। फिर साउथ में कौन-सा है हमारे? चालुक्याज़ एंड पल्लवास। क्लियर? फिर आता है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बिलॉन्ग टू वर्धान डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी। सो इनिशियली कैपिटल थी थानेसर, जिसको फर्दर शिफ्ट कर दिया लेटर कन्नौज में। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? कौन से सोर्सेस हैं हमारे? हर्षचरित। ठीक है, किसने लिखी है? बाना भट्ट ने। नाम याद रख लेना, हर्षचरित इज रिटन बाय बाना भट्ट। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्ष। एंड अकाउंट्स ऑफ ह्यूइनसांग। तो एक और फॉरेन ट्रैवलर आ गया। तो हमने 3 फॉरेन ट्रैवलर्स अभी तक कवर कर लिए हैं। अपना फाहिन, ह्यूइनसांग। ह्यूइनसांग किसके टाइम पर है? हर्षा के टाइम पर। तो एच और एच याद रख लेना, ह्यूइनसांग एट द टाइम ऑफ हर्षा। फिर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इनके बारे में हमें पता चलता है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या थे वो याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट था कन्नौज बुद्धिस्ट असेंबली हुई थी। सो कन्नौज बुद्धिस्ट असेंबली में स्कॉलर्स, किंग्स, बुद्धिस्ट मंक्स आए थे। नाउ इट इज सेड कि वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए और अपना ह्यून सैंग को ऑनर करने के लिए करवाई थी। ठीक है, सो कन्नौज असेंबली वाज ऑर्गेनाइज बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए और ऑनर करने के लिए ह्यून सैंग को। इसके अलावा क्या फीचर्स थे इनके टाइम के? तो ही कंस्ट्रक्टेड मोनास्ट्रीज, रेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा और नालंदा यूनिवर्सिटीज प्रमोट किया। ह्यूनसांग ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस रखी हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर, एब्सेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट था, फ्री हॉस्पिटल्स चलवाती थी, स्टेट रन रेस्ट हाउसेस थे। वो सब चीजें ह्यूनसांग ने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया है। एंड उसी से हमें पता चलता है अबाउट द हर्षास रूल, हर्षास पीरियड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्नौज बुद्धिस्ट असेंबली याद रखना। क्लियर हो गया अपना? मुश्किल था कोई? कितनी सिंपल सी चीज थी। इतना ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड वो नए क्वेश्चन लाएगा, ढूंढेगा, वो सब क्वेश्चन नए रहने वाले हैं। ठीक है, सबके लिए नए रहने वाले हैं। दे डोंट डिसाइड द कट ऑफ, दे वोंट बी डिसाइडिंग द कट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम इनके पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गए अपने पीवाईक्यूज। सबसे पहले कौन सा है हमारा? देखो 2024 का क्वेश्चन है, क्या पूछा था? आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी स्टेट में और उसका डिस्क्रिप्शन। तो तीनों चीजें पता होनी चाहिए, एक में भी वो फंसा सकता है। स्टेट भी फंसा सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी वो फंसा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा। सो दिस इज इनकरेक्ट। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? वो है वेस्ट बंगाल में। अब तुम कितनी भी साइट्स पढ़ लो, वो नई साइट्स हमेशा लेकर आएगा ही आएगा। तुम्हें 4 में से 2 आती होंगी, बट बाकी 2 का पता नहीं होगा, तो वहां गेस वर्क करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, सो पहली इनकरेक्ट है। इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र, बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फिर मंगाड़ू केरला मेगालिथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मंगाड़ू भी केरला में है। ठीक है, अब आखिरी आती है हमारी, यस दिस इज साहिलुंदम इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पर हमें रॉक कट केव श्राइन्स नहीं मिले थे। 2 बुद्धिस्ट एक्सकेवेशंस है यहाँ पर, बट रॉक कट केव श्राइन्स नहीं है। सो आंसर है हमारा 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, इनाम गांव तो हमें पता ही है, तो 2 हमें ऑलरेडी पता है। इसके बेसिस पर मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूँ, ए और बी मेरे पास रह जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो हमेशा प्लीज तुक्का मार कर आना, रुकना मत, सोचना मत, तुक्का जरूर मारना है इसमें। फिर देखो, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस क्या था? क्या करते थे वो? अपना वर्शिप नेचर करते थे और यज्ञ करते थे, नेचर वर्शिप एंड यज्ञ। उसके बाद ये था डिफरेंस पूछा उसने ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल में। तो ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल हेलमेट वॉरफेयर, इंडस वैली डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूज। बिल्कुल ठीक, इंडस वैली की वॉर से रिलेटेड हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। फिर ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेरएस इंडस वैली पीपल ओनली न्यू कॉपर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी हुई है। आयरन लेटर अपना लेटर वैदिक पीरियड में आया था, एंड ओनली कॉपर थोड़ी था, बहुत सारे गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा सब पता था इनको। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो ये 2 ऑप्शंस मेरे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास बचा ए और सी। ठीक है, तो अब मुझे देखना है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। सो दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जब उस टाइम पूछा इन्होंने 2017 में। सो इसमें क्या था? दे हैव डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस। आर्यंस में हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यही था, हॉर्सेस चैरियट सब आने शुरू हो गए थे। बट इंडस वैली में सुरकोतड़ा में कुछ बोन्स मिली हैं, बट दैट इज डिस्प्यूटेड। कुछ लोग बोलते हैं कि वो हॉर्स की है, बट लार्ज स्केल फिर भी हॉर्सेस यूज नहीं हुए थे। तो अगर हम जनरली माना जाए
तो यही था कि इंडस वैली में हॉर्सेस जनरली नहीं यूज़ होते थे, ठीक है? तो यूपीएससी इसीलिए इस ट्रेंड के साथ गया एंड उन्होंने इसको करेक्ट माना कि येस इंडस वैली पीपल में हॉर्सेस कॉमनली यूज़ नहीं होते थे, ठीक है? सो 1 एंड 3 ओनली। फिर नेक्स्ट आता है अपना, अब ये अब देखो, इतनी तुम एंशिएंट हिस्ट्री पूछ पढ़ लो, वो हमेशा ऐसे नए क्वेश्चंस लेकर आएगा। चाहे तुम 50 घंटे दे दो उसे या 500 घंटे दे दो, ऐसे क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। सो डोंट वरी, वो सबके लिए नए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। सो मिताक्षर सिस्टम क्या था? मिताक्षर सिस्टम होता है हमारा सक्सेशन का, कि प्रॉपर्टी में राइट्स किस-किस को मिलेंगी, ठीक है? इनहेरिटेंस राइट्स से रिलेटेड है किस-किस को मिलेंगी। सो मिताक्षर वाज़ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट, दयाभांग फॉर लोअर कास्ट। नो, नो, नो। ये दोनों में कास्ट का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सो मिताक्षर इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया और दया भाग था हमारा पर्टिकुलरली बंगाल रीजन का। अब ये कास्ट-वास्ट का उसमें कोई लिंक नहीं है। ये मेल, फीमेल सबके लिए वैलिड होता है, ठीक है? जैसे आफ्टर फादर किसको उसकी प्रॉपर्टी का कैसे डिवीज़न होगा, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फिर मिताक्षर सिस्टम में क्या होता है? द सन्स क्लेम्स राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। बिल्कुल, लाइफ टाइम में ही उसको पता है कि उसकी फादर की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस राइट उसके पास है। बट दया भाग सिस्टम में क्या होता है? खाली डेथ के बाद ही राइट क्लेम कर सकते हैं वो। तो दिस इज करेक्ट। एंड मिताक्षर सिस्टम डील्स विद मैटर रिलेटेड टू मेल मेंबर्स ओनली। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। मेल फीमेल दोनों से लिंक्ड है ये, ठीक है? दोनों में ही दोनों का लिंक है, मेल फीमेल दोनों का। सो आंसर इज बी, टू ओनली। तो अब ध्यान रखना, अगर फिर से उसने पूछा तो मिताक्षर और दया भाग इज रिलेटेड टू हमारा इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक है? अब देखो, ये क्वेश्चन था ना, बोला था मैंने ये पूछा है उसने, तो ये है डिक्लाइन ऑफ गुप्तास से लेकर राइज ऑफ हर्षवर्धन तक कौन-कौन सी हमारे थे नदर्न इंडिया में। सो गुप्तास ऑफ मगध थे, हमने देख लिया था, लेटर गुप्तास थे। फिर पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ये भी थे। तो 1 एंड 3 हमारे हैं। मुखारीज ऑफ कन्नौज वर आल्सो देयर, 1, 3 एंड 4। यादवर्स नहीं थे, परमार्स भी नहीं थे। तो ये 1, 3 एंड 4 तो मुझे 100% पता ही है, मुझे डायरेक्टली इससे आंसर मिल जाएगा अपना। अगर 1 एंड 3 भी पता है ना, तो भी मुझे डायरेक्टली आंसर मिल रहा है अपना, ठीक है? फिर मित्राकाज और वल्लभीज भी थे इसमें। ये यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, ये रहा। तो उसने खाली ये नॉर्थ इंडिया वाले पूछे हैं, ठीक है? फिर इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में घंटसाला, कदुरु, चौल वर नोन एज पोर्ट्स थे। तुम्हें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें उसने ऐसे सिटीज के नाम दे दिए, देखो 2020 में पूछा, उसके बाद उसने 2023 में फिर से पूछा है साउथ इंडिया से रिलेटेड, कोरकाई, पूमाफुर, मुचीरी, ये सब क्या है? अब ब्लाइंडली अगर तुम्हें इसमें तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने के लिए हमेशा इसको पोर्ट्स तुक्का मारना। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर पोर्ट ही होता है। अब मैं साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के बैठ के सारे पोर्ट्स याद नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो बेसिक ये 3-4 जो नाम थे वो याद कर लिया, अब इसके बियॉन्ड वो पूछता है तो पूछने दो। फिर वहाँ पर तुक्का मारना है ऐसे क्वेश्चन में, तो हमेशा पोर्ट्स के साथ ही जाना। क्लियर? मुझे प्रेज़ेंट टाइम में इंडिया के कितने पोर्ट्स हैं वो सब याद नहीं हो रहे, उनकी लोकेशन याद नहीं हो रही है, मैं एंशिएंट हिस्ट्री के भी सारे पोर्ट्स बैठकर याद करूँ, तो वो दैट इज़ कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू। फिर पुल्यभाप और द्रोणभाप क्या होता था? मेजरमेंट ऑफ लैंड, देख लिया था हमने। उसके बाद आता है हमारा फोर्स लेबर विष्टि। नाउ फोर्स लेबर क्या होती है हमारी? फोर्स लेबर में गुप्ता पीरियड में होती थी विष्टि, उससे रिलेटेड उसने कुछ हमारे स्टेटमेंट्स दिए। इट वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। यस, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्या था? फोर्स लेबर प्रैक्टिस करते थे। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। अब तुम्हें बाकी 3 कुछ स्टेटमेंट्स मान लो कुछ भी नहीं पता इस स्टेटमेंट के बारे में, तो स्टेटमेंट्स हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? ये देखो, इट वाज टोटली एब्सेंट। अब टोटली एब्सेंट फिर वही एक्सट्रीम चीज हो गई। ऐसा थोड़ी है कि मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी, तो इसको एलिमिनेट हम क्लियरली कर सकते हैं। फिर फोर्स लेबर वाज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। अगर फोर्स लेबरर है तो वीकली वेजेस के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है? अब मान लो, चलो ये थोड़ी डाउटफुल रख लेते हैं इसको अभी, ठीक है? फिर द एल्डेस्ट सन ऑफ लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स लेबर। ऐसा थोड़ी होता है कि खाली एल्डेस्ट सन को ही भेजेंगे, सबके लिए होगी फोर्स लेबर। तो मेरे पास बचता है ए और सी। अब ए और सी में देखो क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, कौन सा इससे सबसे क्लोज बैठ सकता है यहाँ पे आंसर, ठीक है? तो यही देखना पड़ेगा वहां पर कि सबसे
तुम्हें क्या लग रहा है कॉमन सेंस के बेसिस पर क्या होना चाहिए? तो सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं फोर्स्ड लेबर करवाऊँगा किसी से, तो वो स्टेट के लिए इनकम तो होगी ही होगी, ठीक है? एंड इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, बिल्कुल। सो इन दिस केस ए और सी फँसेगा हमारा और तुम्हें तुक्का मारना है तो ए के साथ जाना। ऐसे ही ये वहाँ पर होंगे क्वेश्चन्स, ठीक है? वो नए क्वेश्चन्स बनाएगा और तुम्हें गेस वर्क करना पड़ेगा। ऐसे वहाँ पर ये स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। ठीक है? फिर आता है अपना ये फॉरेन ट्रैवलर्स वाला, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया, पाटलिपुत्र में घूमा। बहुत सारे उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी जिसमें सबसे प्रोमिनेंट थी नो स्लेवरी एंड वुमेन की एक इम्पोर्टेंट यूनिक पोजीशन थी। फिर फाहिम केम एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर अपने विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। फिर देखा लैक ऑफ कैपिटल पनिशमेंट थी, बुद्ध स्तूपास, मोनास्ट्री सारी चीजें घूमा वो। फिर ह्यूनसैंग, एच से ह्यूनसैंग, एच से हर्षा। तो सबसे प्रोमिनेंट क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसके लिए क्या ऑर्गेनाइज करवाया था? कन्नौज बुद्धिस्ट असेंबली। क्लियर? सो ये हो गया अपना एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। ट्रस्ट मी दिस इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा पढ़ने का अगर तुम्हें 26 का 27 का अटेम्प्ट देना है तो तब सोचना कि भाई मैं थोड़ा और पढ़ लूँ। अभी के लिए इट इज परफेक्टली फाइन, सफिशिएंट। इसी वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार देख लेना अपना 1.5x कर कर या 2x कर कर। ठीक है? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी वीडियो, एंड इसकी पीडीएफ यू कैन गेट फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस। ठीक है? सो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नए क्वेश्चंस वो बनाएगा तो बनाने दो उसको, वो सबके लिए नए रहने वाले हैं, सबके लिए मुश्किल रहने वाले हैं। ठीक है? बाकी कुछ में जो गेस वर्क करना पड़ेगा तो वहां तुक्का मारना पड़ेगा, 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर कर, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर कर। सो डोंट वरी, वो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। ठीक है? सो इसको अच्छे से देख लेना, अब रिवाइज कर लेना, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। With this, let us wrap up. All the best to you and have a great day.